हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो आज मैं अपना जो नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अभी आप लोग कोचिंग कर रहे होंगे, जहाँ से भी कोचिंग कर रहे होंगे, तो आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को होगा या सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुछ ही दिनों में हमारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और इतना सारा सिलेबस है। इन पेपर्स के लिए हम किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, पेपर के लिए क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो अभी मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था वहां पर भी कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लेकर आ रहे थे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, कितना सिलेबस कंप्लीट करें, किस तरह से करें। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। और हर पेपर के बाद हमारा पेपर एनालिसिस किस तरह से होना चाहिए ताकि उन मिस्टेक्स को हम दूर करके हर पेपर के बाद हमारे स्कोर को भी इम्प्रूव करते हुए जाए। तो एक एक करके हम यहाँ पे इन सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पेपर के लिए प्रिपेयर किस प्रकार करना है। तो आप लोग सबसे पहले, जैसे जब भी आपका एग्जाम आ रहा होगा और तो आप लोग ये देख लो कि इस एग्जाम के पहले हमें कितने दिन मिलने वाले हैं और कितने चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। अब आपने ये देखा तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा, हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि मेरे ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मेरे ये चैप्टर्स वीक है, तो इनको मुझे करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे चैप्टर्स आप पेपर के पहले कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप सारे कंप्लीट मत करो। आप कुछ ही चैप्टर्स लेकर जाओ, लेकिन उनको अपने को 100% कंप्लीट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें पेपर के पहले कितने चैप्टर्स के ऊपर ट्राई करते हुए जाना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी चीज क्या करनी है, आपको अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से सेट करना है। जैसे अभी मान लो अपने को एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 14 डेज मिले, तो इसका 80% टाइम तो आपको क्या करना है, अपने चैप्टर्स पढ़ते हुए चलना है। और इसका 20% टाइम आपको जो पढ़ा है हमने उसको रिवाइज करने में देना है। जैसे मान लो 14 डेज मिले तो लगभग आप ये मान के चलो 11 डेज तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर अगले 3 दिन तक आपको ये चैप्टर्स रिवाइज करना है। इसी तरह से अगर अपने को मान लो एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 6 दिन मिल रहे हैं, 6 डेज मिल रहे हैं, तो लगभग 4 to 4.5 डेज तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलो और अगले 1.5 दिन आप 1.5 डेज अपने रिवीजन के लिए निकाल दो। क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर इस बार तो हम पूरा पढ़ते हुए गए थे, बिल्कुल लास्ट तक पढ़ते हुए गए थे, फिर भी हमारे पेपर में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया। वहां जाके देखा तो कि चीजें याद ही नहीं आ रही थी। बेटा सिंपल सी एक चीज सुन, तू कितना भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर जा, लेकिन अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं होगा तो उस टाइम तुम देख के चीजें एकदम से तुम्हें फटाफट याद नहीं आएगी, ब्लैंक हो जाओगे। तो उसके लिए तुम्हें रिवाइज करके जाना पड़ेगा। आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, बिना रिवीजन के वो सब बेकार है। तो आपको अपना 80% टाइम तो किस में देना है, अपने सिलेबस कंप्लीट करने में देना है, और 20% टाइम आपको अपने रिवीजन में देना है। क्योंकि आप जितना ज्यादा रिवाइज करते हुए जाओगे पेपर के टाइम पर, उतनी ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको कॉन्सेप्ट देख के याद आ जाएगा कि अब इस कॉन्सेप्ट में अपने को ट्राई किया करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें चैप्टर कंप्लीट करना कैसे है। अगर मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसे अपने शॉर्ट नोट से भी पढ़ सकते हो। लेकिन शॉर्ट नोट्स से पढ़ते टाइम पर एक चीज होना चाहिए, जैसे ही मान लो मैंने शॉर्ट नोट्स में कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा, लेकिन मेरे माइंड में वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में ये चीज हुआ करती थी, इस तरह से कॉन्सेप्ट लगता था, इससे हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किया करते थे। अगर आपको पढ़ते टाइम पे ये ऐसा बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलो आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है। तो आप इसको वापस अपने प्रॉपर नोट से पढ़ो। शॉर्ट नोट्स तभी आपके अच्छे से काम आ पाएंगे जब आपके वो चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट ही नहीं है और आप लोग सोचो कि शॉर्ट नोट्स से पढ़कर हम अपना काम चला लें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उस टाइम पर आपको अपने प्रॉपर नोट्स पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको अपने पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अपने नोटबुक में सर ने आपको जो अच्छे क्वेश्चंस कराए, जिनको देख के आपको लगता है कि नहीं ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको भी एक बार अच्छे से सोल्व कर लीजिए। और इसके अलावा वो क्वेश्चन जो आप अपने बुकलेट में या मॉड्यूल में पढ़ते थे और आपने जब सोल्व किया था आपसे बहुत इजीली सोल्व नहीं हो पाए थे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी दोबारा सोल्व कीजिए। तो ये तो बात हुई यहाँ पर कि हमें पेपर के लिए किस तरह से पढ़ना है, हमारे पेपर के लिए किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पेपर के बाद आपका एनालिसिस कैसा होना चाहिए। तो हर पेपर के बाद आपकी कुछ मिस्टेक्स होगी, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह की मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हो। जैसे कुछ मिस्टेक्स तो होगी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कुछ इस तरह से हो सकती है कि हमारे असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या ऐसा है कि हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता लगेगा कि आप इस तरह की मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो, तो आप उस तरह की मिस्टेक को दूर करने के लिए उस तरह से आप काम करने लगोगे। तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि हम किस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं। अगर हमारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मीनिंग तो ये है कि आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो भी फॉर्मूला याद है तो हम वैल्यू पुट करते हैं, आंसर ले आते हैं। लेकिन असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है।
अगर हम कैलकुलेशन मिस्टेक की बात करें तो वो तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उससे इंप्रूव होता जाएगा। और अगर कोई आप फॉर्मूला पुट करने में, फॉर्मूले को सोल्व करने में मिस्टेक कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को आप अच्छे से एक दो बार याद करके उसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सोल्व कर लें, तो वो आपका धीरे धीरे इस तरह से कंप्लीट होता हुआ जाएगा। तो पहले आइडेंटिफाई करो आप किस तरह की मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो। अब देखो होगा क्या, हर पेपर के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल नया है या बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है, ये मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो अगर हम बायो की बात करें तो आपको कुछ ऐसी लाइंस वगैरह मिलेगी जो आपको लगेगी ये बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें आप एनसीईआरटी में ही ऐड कर लें कि ताकि जब आप उसको पढ़ें तो वहां से वो आपका वापस रिवाइज हो जाए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको लगता है कि नहीं ये कुछ एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको कहीं ना कहीं एक छोटी सी नोटबुक बना लें और हर पेपर के बाद उसको क्या करते जाए, जो अपने कॉन्सेप्ट है वह नोट करते जाए। इससे क्या होगा, आपका जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रोंग होते जाएंगे। तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हो। तो बस यहाँ पर हमने ये बात करी कि किस तरह से हम पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमारा पोस्ट पेपर एनालिसिस कैसा होना चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते जाइए, आपका रिजल्ट यहाँ पे इम्प्रूव होने लगेगा। और जो अभी हमें कई बार फील आता है ना कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो वो टेंशन धीरे धीरे जाती जाएगी और बस अंदर से फील आने लगेगा चलो मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है, बस अब बात रैंक की है, कुछ दिनों की है, बाकी मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने वाला ही है। तो बस आप मेहनत करते जाइए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, किस तरह से आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, या किन टॉपिक्स के ऊपर आप आगे वीडियो चाहते हो, तो मैं उनको लाने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप नॉन एकेडमिकली, ऐसी प्रॉब्लम जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो मुझे इंस्टा पर बता सकते हैं, वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।